हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे खूब सारा साइंस। डेट है आज की 9 अगस्त 2023 और फटाफट से देख लेते हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखो, जब से ओपेनहाइमर मूवी रिलीज हुई है ना, आप आई होप आप सबने देखा होगा इसको, या फिर नहीं भी देखा होगा तो ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। तो आज के दिन में हम इस न्यूक्लियर बॉम्ब के बिहाइंड जो साइंस इन्वॉल्व है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इस आर्टिकल को डिस्कस करने का अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आप सबको शायद पता होगा कि 9 अगस्त आज से लगभग 68 ईयर्स पहले 1945 में यूएसए ने जापान के नागासाकी के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था। और सिमिलरली 3 दिन पहले इसके 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। लेकिन ये दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट मटेरियल्स के थे। इनके बारे में भी हम जानेंगे, कौन सा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, इनके पीछे का साइंस जानेंगे। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे वोएजर मिशन, जो कि एक हफ्ते के लिए अपना सिग्नल ब्रेक कर चुका था, बट अगेन इसके सिग्नल्स वापस से मिलने लगे हैं। नैनो फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नैनो फर्टिलाइज़र्स के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात किया है, इस पर थोड़ा सा और न्यूज़ में है, डिस्कस करेंगे। एक पॉली पिल है, सिंगल पिल स्ट्रैटेजी, इसके बारे में हम बात करेंगे। एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे अपने सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं और इवन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हम फ्यूचर में बिल्ड करेंगे उनके लिए सेफ्टी नेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और उसमें पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कैसे यूज़ कर रहा है, ये प्रोजेक्ट कैसे हेल्प कर रहा है, इसके बारे में भी छोटी सी न्यूज़ डिस्कस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बिहाइंड साइंस क्या इन्वॉल्व है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पर ध्यान देते हैं। देखो, जब भी आप न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम सुनते होगे ना, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियर वेपन होता क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। फिर दिमाग और आगे बढ़ा तो आपके दिमाग में आया कि भाई साइंस जो इसके पीछे इन्वॉल्व है, वो साइंस आखिरकार इसको ऐसा क्या है जो कि इतना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर इसको दे देता है, या फिर इतना डिवास्टेशन ये क्रिएट करता है, इसके पीछे इसको पावर मिलती कहाँ से है। या फिर आपके मन में ये भी आ सकता है कि जो भी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं वो कैसे हो सकती हैं, क्या इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, क्या चीज़ कोई रिक्वायरमेंट होती है कि ये इतना तेज एक्सप्लोड करता है। देखो, इन सभी का आंसर हमें बहुत इजीली मिल सकता है अगर हमें कुछ बेसिक्स पता हो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स का नाम सबने सुना होगा, हम सबने बचपन से एक डिफिनीशन तो रट रखी है कि एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर्स। मतलब कि हमारे शरीर से लेके, जो हमारे शरीर के अंदर सांस ले रहे हैं ना हम लोग, उस एयर पार्टिकल्स में या फिर हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर आपको दिख रहे हैं, इन सब का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स है। और एटम्स एक ऐसा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको कि नॉर्मल केमिकल प्रोसेस से ना तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। टूट जाता तो फिर कुछ और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनता। तो एटम्स के अंदर ना दो कुछ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डेफिनेटली आपने सुना होगा, इनका नाम कौन कौन से होते हैं फटाफट से याद कर लो। और कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो एम्प्टी स्पेस ही होता है, थोड़े स्पेस में ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, इसी के साथ साथ न्यूट्रल चार्ज्ड न्यूट्रॉन भी होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जहाँ पर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, मतलब अगर एक एटम को हम लोग न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग वाले गोल गोल चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में डिवाइड अगर करें, तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूमता रहता है, और इन दोनों के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो कि एटम का पूरा शेप डिफाइन करता है। देखो, जो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये एलिमेंट है कौन सा। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है,
इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं इसका आइसोटोप। अब ये आइसोटोप कहाँ से पैदा हो गया, क्या होता है ये? देखो, एक एटम के बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर एक एटम का एक से ज़्यादा आइसोटोप होता है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है ना वो डिफरेंट हो जाता है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आता है न्यूक्लियर बॉम्ब का, या फिर न्यूक्लियर फिजन का, या फिर फ्यूजन का। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं ना वो फिजन वाले प्रोसेस से भी बन सकते हैं और फ्यूजन वाले प्रोसेस से भी बन सकते हैं। एक बात जो हमें और देखने की ज़रूरत है वो ये कि देखो, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं ना वो तो स्टेबल होते हैं। मतलब क्या है स्टेबल होने का, कि उनका न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये इक्विलिब्रेटेड कॉम्पोजिशन में होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, इनमें कोई छेड़छाड़ ज़्यादातर यूजुअली होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं और इनके अंदर का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस को एक साथ होल्ड करने की क्षमता नहीं रखता है। तो इसीलिए जब न्यूक्लियस को एक साथ रखने की क्षमता नहीं रख रहा है तो आपको भी पता है कि भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये न्यूक्लियर फोर्स। जब ये टूटता है ना तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है और यही सबसे बेसिक प्रोसेस है फिजन का। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये अनस्टेबल कैसे होता है, इसको तोड़ते कैसे हैं, या फिर ये अपने आप ही टूट जाता है। लेकिन इस चीज़ का आप हमेशा याद रखना कि जो भी न्यूक्लियस या फिर जो भी एटम अनस्टेबल होते हैं वो डेफिनेटली रेडियो एक्टिव होते हैं। और जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं ना जब ये टूटते हैं तो यहीं से दो स्मॉलर या फिर लाइटर एटम्स, जो कि अपने आप में स्टेबल भी हो सकते हैं अनस्टेबल भी हो सकते हैं, बट दो लाइटर एटम्स निकलते हैं और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी को हम लोग फिजन वाली एनर्जी से कंपेयर करके देखते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब की या फिर एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, तो इसके पीछे मोटा मोटा बेसिक ना यही है। अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। देखो, जब भी हम ये न्यूक्लियस है मान लो, इस न्यूक्लियस पे अगर हमने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया ना तो ये दो फिजन फ्रैगमेंट में छोटे लाइटर एटम्स में और न्यूट्रॉन्स में टूट के निकलते हैं। और इसके साथ ही ये जो टूट रहा है ना फिजन, ये निकलता है खूब सारा एनर्जी। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मटेरियल की, सबसे पहले अनस्टेबल एटम की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ना एक यूरेनियम, सबने नाम सुना होगा ना, यूरेनियम हैवी मेटल्स है। तो यूरेनियम का एक रेयर आइसोटोप है। आइसोटोप के बारे में हमने भी बात कर लिया है ना। तो ये जो रेयर आइसोटोप है ना ऑफ यूरेनियम, ये इंड्यूस्ड फिजन की क्षमता रखता है। हम लोग इंड्यूस मतलब कि बाहर से हम लोग अपने हिसाब से इसके ऊपर, इसके न्यूक्लियस पर अगर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये क्षमता जब हमारे पास आई तो हमने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन को पकड़ा और उसको हमने यूरेनियम 235 पर हमला करने के लिए बोल दिया। तो जब यूरेनियम 235 पर हमला हुआ ना तो कुछ दो जो एटम यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उसमें से दो एटम्स निकले या दो लाइटर एटम्स निकले और तीन और न्यूट्रॉन निकल गया, है ना। ये जो तीन और न्यूट्रॉन है ये फर्दर और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा और फर्दर ये जो न्यूट्रॉन है वो और आगे के, आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कि देखो यहाँ पर जो एक न्यूट्रॉन गया फिर ऐसे, मतलब ये चेन रिएक्शन में बन सकता है। तो यूजुअली अगर एक एटम ब्रेक होता है, मान लो ये एक एटम ब्रेक हो रहा है, तो इससे कितनी एनर्जी निकल रही है। देखो इतनी एनर्जी निकलती है कि जितना पतला से पतला पेज आप इमेजिन कर सकते हो उसको हल्का फुल्का हिला देगा, जैसे हवा का झोंका आता है ना, तो इतना ही है। लेकिन जब यही ट्रिलियंस ऑफ एटम्स ऐसे टूटते हैं, चेन रिएक्शंस में आते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिलीज करते हैं। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये एनर्जी किस फॉर्म में आता है। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं एक्चुअल में। प्रॉब्लम बहुत सारी है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखो, जो भी नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम है ना उसको हम लोग बोलते हैं यूरेनियम 238, और इन्वायरमेंट में या फिर नेचुरली ऑकरिंग देखें तो 99.3% यही वाला मिलता है।
और इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये तो स्टेबल है, मतलब कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये फिजनेबल नहीं है, मतलब इसमें फिजन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यूरेनियम 238 को हमें एनरिच करना पड़ता है। एनरिच करने का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग बहुत सारे यूरेनियम 238 में से कुछ को यूरेनियम 235 वाले आइसोटोप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनरिचिंग ऑफ यूरेनियम। ठीक है, तो जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेनियम 235। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम लोग मान लो इस न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो चेन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा ना, उस चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% ऑफ यूरेनियम 235 होना ही चाहिए इस पूरे यूरेनियम 238 के लॉट में। मतलब कि कुछ अमाउंट 3 से 4% तो होना ही चाहिए, तभी चेन रिएक्शन होगा। नहीं तो आप सोचो ना कि एक एक न्यूट्रॉन ने एक को तोड़ा, 3 न्यूट्रॉन निकले तो, लेकिन फिर क्या हो रहा है ना कि यूरेनियम 235 उसको मिल ही नहीं रहा है, तो एक दो एटम टूटेगा, उसके बाद आगे कुछ होगा ही नहीं, तो चेन रिएक्शन नहीं बन पाएगा। तो उस चेन रिएक्शन को एग्जिस्ट कराने के लिए कम से कम अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करना है तो एटलीस्ट 3 to 4% ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होना ही चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ हमें न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ एनरिचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके चेन रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है और उसको हम लोग फिर एक एक्सप्लोजन के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन देखो इसके साथ ना बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है। वो रिस्क क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, उसको जब हम चाहते हैं डिज़ायर्ड टाइम पर, डिज़ायर्ड लोकेशन पर उसको हमें एक्सप्लोड करना है। लेकिन क्या हो कि अगर वो एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन पहले ही हो जाए, कैसे करेंगे इस चीज़ को कि ये इंश्योर कर पाएँ कि भाई एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग समझें तो इट शुड नॉट रीच क्रिटिकल मास अर्लियर देन रिक्वायर्ड। तो अब ये क्रिटिकल मास क्या होता है? देखो, क्रिटिकल मास एक सिंपल सा वो थ्रेशोल्ड मास है जिससे कि हम लोग चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकते हैं। तो वो पहले नहीं पहुंचना चाहिए, जब हम चाहते हैं तभी क्रिटिकल मास अचीव हो। तो इस चीज़ के लिए ना हम दो टाइप्स के इस पूरे सिस्टम को पढ़ सकते हैं। ये दो टाइप्स में सबसे पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की विधि है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है एक बार समझते हैं। देखो, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं गन बैरल सिस्टम। आप यहाँ पर देखना, ये जो है ना ये एक गन बैरल सिस्टम है। गन बैरल सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग ऐसे क्रिटिकल मास को दो छोटे छोटे सब क्रिटिकल मास में डिवाइड कर देते हैं, और सब क्रिटिकल मास जब तक होगा तब तक ये एक्सप्लोड ही नहीं होगा। एक्सप्लोजन के टाइम पर क्या होना चाहिए कि ये दोनों सब क्रिटिकल मास आपस में मिल के सुपर क्रिटिकल मास बना दे और बड़ा तबाही मचाने के लिए बड़ा एक्सप्लोजन हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि गन बैरल सिस्टम में दो अलग अलग जगहों पर सब क्रिटिकल मास को छिपा देते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब जैसे हम लोग गन से फायर करते हैं ना तो वो गोली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, तो सिमिलर कुछ यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं जिससे कि एक नंबर का ये जो क्रिटिकल मास है, सब क्रिटिकल मास है, ये आगे बहुत तेज़ी से मूव करे और 2 नंबर वाले सब क्रिटिकल मास पे आके टकराए और यहाँ पर बन जाए सुपर क्रिटिकल मास और फिर एक्सप्लोड हो जाए। एक्सप्लोड होने के लिए जितना क्रिटिकल मास चाहिए था वो तो रिक्वायर्ड है ही है, वो चला गया। तो ये वाला जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, ये यूज़ हुआ था हिरोशिमा पर। मतलब कि जो 6 अगस्त 1945 में जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखा था वो ये कन्वेंशनल वाले सिस्टम पर था। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनियम इम्प्लोजन बॉम्ब। अब यहाँ पे ये इम्प्लोजन का क्या मतलब है? हमने तो एक्सप्लोजन सुना है हमेशा। देखो, एक्सप्लोजन में ना रैपिड एक्सपेंशन होता है। ये जो रैपिड एक्सपेंशन है ये मतलब एक बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। इम्प्लोजन में क्या होता है कि हम लोग रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। क्यों है ऐसा? देखो, जैसे यहाँ पर हमने चेन रिएक्शन पढ़ा था ना, तो एक न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस से टकराता है तो उसको फिर और न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूक्लियस खोजने पड़ते हैं। अगर ये न्यूक्लियस दूर दूर रहेंगे तो न्यूट्रॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा खोजने में। तो अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके खूब सारा न्यूक्लियस यहीं पर दे दें इसको, तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी,
तुरंत इसको मिलने लगेगा नया नया न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन खूब तेज़ी से डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का ना ये फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्लूटोनियम इम्प्लोजन बॉम्ब में सबसे पहले तो हम लोग प्लूटोनियम 239 हमारा जो फिजन मटेरियल है वो है। और इसके लिए एक बात ये भी याद रखना है कि ये वाला जो बॉम्ब है ना, ये एक्चुअल में ड्रॉप किया गया था नागासाकी पर। ये जो इम्प्लोजन है ये क्या करता है, सबसे पहले आपके स्फेरिकल शेप्ड जो अंदर यहाँ पर प्लूटोनियम रखा है उसको पहले कॉम्प्रेस करेगा। कॉम्प्रेस करने से मतलब एक पहले एक्सप्लोजन होके इसको कॉम्प्रेस वाली फीलिंग देगा। जब ये खूब कॉम्प्रेस हो जाएगा तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन इनिशिएटर है ना, ये फिर फिजन रिएक्शन स्टार्ट करेगा और ये बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोड होता है। तो इसका जो डिवास्टेशन है या फिर जो इसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे ना, वो ज़्यादा एक्सप्लोजन है। तो इसीलिए नागासाकी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था एज़ कम्पेयर टू हिरोशिमा। तो ये दो चीज़ें हो गई, लेकिन इसके साथ साथ एक और ध्यान में रखना है हमें। वो ध्यान में क्या है, देखो एक होता है, अभी तक तो हम फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का फ्यूजन वाला हिस्सा भी तो है जिसको हम लोग फ्यूजन बॉम्ब बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बोल लो आप। देखो फ्यूजन बॉम्ब जो होता है या फिर जो फिजन बॉम्ब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, देखो फिजन बॉम्ब ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एफिशिएंट है। उसकी यील्ड का ना एक थ्योरेटिकल लिमिट है। अभी तक जो लार्जेस्ट फिजन बॉम्ब हमने यूज़ किया है, जो टेस्ट किया है, वो अभी तक कितना ज़्यादा यील्ड जनरेट कर पाया है, मैक्सिमम 500 किलो टन्स। लेकिन अगर हम लोग फ्यूजन बॉम्ब की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट यील्ड अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 50,000 किलो टन्स है। मतलब कि ये अलग लेवल पर चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जस्ट फिजन का उल्टा है फ्यूजन। यहाँ पर हम लोग दो लाइटर मटेरियल को एक साथ फ्यूज़ करके एक हेवियर मेटल बनाते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के दो ऐसे लाइटर आइसोटोप्स जिसको हम लोग ड्यूटेरियम और ट्रीटियम बोल रहे हैं, ये लोग मिल के एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म करते हैं। तो सन पर आप देखोगे ना, यही वाला रिएक्शन चल रहा है फिलहाल के लिए। तो लाइटर एटम कंबाइन टू फॉर्म हेवियर एटम, और इससे और ज़्यादा एनर्जी निकल कर आती है जिसको हम लोग फ्यूजन का नाम देते हैं। लेकिन देखो इसके साथ भी अपनी समस्याएं हैं। दो टाइप्स के प्रॉब्लम आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहला क्या कि एक्चुअल में ये जो फ्यूजन मटेरियल, अभी फ्यूजन मटेरियल हमें मिल नहीं रहा था, उसको एनरिच करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये फ्यूजन मटेरियल ईजिली अवेलेबल है क्या? नहीं, बहुत ही दुर्लभ है। एडिक्वेट अमाउंट में फ्यूजन मटेरियल मिलता ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ना एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये निकलती कहाँ से है, ये मिलेगी कहाँ से? क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगा? तो इसके लिए एक लॉजिक लगाया कि अच्छा एक काम करते हैं, ये फ्यूजन बॉम्ब इज़ नथिंग बट, या फिर जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स की हम बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉम्ब्स। इसके अंदर दो बॉम्ब फिट हैं। पहला फिजन बॉम्ब। फिजन बॉम्ब क्यों? कि सबसे पहले फिजन बॉम्ब को हम इनिशिएट करके रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अचीव करेंगे, जिससे कि हम लोग अपने फ्यूजन बॉम्ब को, इस चेन रिएक्शन को एटलीस्ट एक्टिवेट तो कर सकें। तो पहले क्या होगा, फिजन बॉम्ब उसको एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, ये सब प्रोवाइड करेगा, और फिर जाके ये फ्यूजन बॉम्ब हमें एक्सप्लोड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा फ्यूजन बॉम्ब का। लेकिन एक चीज़ अब आपको और थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड्स एक्चुअली। तो इसके लिए चार चीज़ें आप देख सकते हो, ये आप समझ पाओगे कि ये डिवास्टेशन जो है ना वो किस लेवल का होता है। पहला क्या होता है, सबसे पहले एक ब्लास्ट जो होता है ना, ये हमें एक शॉक वेव देता है। ये शॉक वेव कोई नॉर्मल शॉक वेव नहीं है, ये अपने ब्लास्ट रेडियस में किसी भी स्ट्रक्चर को फ्लैट करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब उसको ध्वस्त कर देगा, तोड़ देगा, गिरा देगा बिल्कुल। इतना ज़्यादा ये शॉक वेव होता है। दूसरे नंबर पर ये ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ये जो ब्राइट लाइट है ना, ये इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि ये इंस्टेंटली हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ दिखा सकती है, और इसका अफेक्ट बहुत किलोमीटर्स तक भी रहता है। ये इतना ज़्यादा ब्राइट होता है ना कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को परमानेंट ब्लाइंडनेस इंस्टेंटली दे देगा, और इसका इफेक्ट बहुत किलोमीटर्स तक भी दिखता है। तो बहुत किलोमीटर तक जितने भी लोग रहेंगे वो इंस्टेंटली ब्लाइंड हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है। ये इंटेंस हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इंस्टेंटली किसी भी ह्यूमन बॉडी को
ऐश में कन्वर्ट कर दे, मतलब पलक झपकते ऐश में कन्वर्ट, इतना ज़्यादा हीट निकलता है। चौथे नंबर पर हम लोग को पता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता है, और रेडिएशन का इफ़ेक्ट हम सबको पता है कि बॉडी पर दो टाइप्स में पड़ता है। एक तो इंस्टेंट इनिशियल रेडिएशन से इंसान तुरंत के तुरंत मर जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और दूसरा जो होता है वो डिलेड रिस्पॉन्स होता है इसका। तो डिलेड रिएक्शन जो होता है ना इन रेडिएशंस का, आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर आने वाले 1 से 2 3 डिकेड्स तक लोग इस रेडिएशन से प्रभावित थे। तो बर्थ के टाइम पर ही मतलब बहुत बहुत अजीबोगरीब समस्याएं थी उनके साथ। तो इसीलिए इस न्यूक्लियर बॉम्ब का इतना बुरा प्रभाव है ना, तो इसको रोकने के लिए उसके बाद से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए। एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया, एटॉमिक बॉम्ब और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, या फिर बेसिक्स जो हम पढ़ रहे थे, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा कन्वेंशनल चीज़ों को पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलपमेंट या प्रोलिफरेशन कैसे हुआ। सबसे पहले ना यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो उसको सबसे पहले इन्होंने टेस्ट किया, प्लूटोनियम के साथ टेस्ट किया 1945 में, और फिर उसी के साथ पहला एटॉमिक बॉम्ब यूरेनियम को यूज़ करते हुए हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, फॉलोड बाई नागासाकी और 9 अगस्त, जहाँ पर आपको ब्लास्ट का आप देख लो 21,000 टन्स ऑफ TNT यूज़ किया था इन्होंने। तो आप समझ लो कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। इसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स बहुत अलग अलग जगहों पर ये सारे टेस्ट को कंडक्ट करती रही। सब्सिक्वेंट ईयर्स में 1945 के बाद 49 में USSR, 52 में ग्रेट ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस, 1964 में चाइना और इंडिया 1974 में, इवन पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी अपने इस फिजन वेपन्स को टेस्ट कर लिया है आज के डेट में। स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करते हैं तो 1974 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उन्होंने एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। मई 1974 में इसको हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, और इसके बाद हम लोगों ने 1998 में, वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम पर हम लोगों ने पोखरण मूवी देखा होगा ना आपने, तो वो पोखरण टेस्ट किया था। ये पोखरण 2 है। इस टेस्ट को हमने कंडक्ट किया था, और लगभग ये 3 दिन तक का पूरा प्लान चलता रहा। मल्टीपल टेस्ट हमने कंडक्ट किए और हमें भी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जो कि बिना NPT साइन किए हुए भी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी रखता है। तो NPT क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हम लोग NPT के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया की 2003 में ड्राफ्ट हुई थी, और इसमें कुछ इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि इंडिया नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर बिलीव करता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेगा किसी भी कंट्री के ऊपर। अगर कोई सामने वाला देश, एनिमी नेशन, अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इंडिया सिर्फ रिटेलिएशन में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा। दूसरा कि ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रखता है। ये जो क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस है, ये क्यों है? इसमें देखो सिंपल सा है कि इंडिया, पहली चीज़ तो ये कि ऑल द टाइम ये कैपेबिलिटी बिल्ड करके बिल्कुल तैयार रहेगा कि कभी भी ऐसा कोई भी ऑपरेशनल चैलेंज ना आए। सामने से अगर किसी भी एनिमी नेशन ने अगर न्यूक्लियर फोर्सेस का यूज़ किया या फिर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया, तो इंडिया उसको अनएक्सेप्टेबल डैमेज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसका एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इतना खतरनाक होगा ना कि उससे रिकवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑल द टाइम हमारे पास ये कैपेबिलिटी होगी कि हम अपने न्यूक्लियर पावर के साथ में बिल्कुल तैयार रहें। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो न्यूक्लियर एक्शन हमें लेना है ना, इसका जो ऑथराइजेशन है वो कभी भी ब्यूरोक्रेसी नहीं लेगी, मतलब आर्मी पर्सनल नहीं लेंगे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर ही ये बात आएगी, फिर वो कमांड देंगे, फिर आर्मी पर्सनल न्यूक्लियर एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ इंडिया ये भी बोलती है कि भाई हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी कंट्री ने हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ अटैक किया, तो इस केस में भी हम लोग रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर अटैक ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट पर इंडिया
कड़ी निंदा करता है कि हम लोग ऐसे फिजाइल मटेरियल्स जो है ना, ये कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस के अंदर में हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई इसका एक्सपोर्ट वगैरह हो ही ना, इसका यूज़ अगर हो रहा है ना तो सिर्फ पॉजिटिव मैनर में हो। और साथ ही साथ इंडिया इस ग्लोबल इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है कि हमें भविष्य में न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना है। न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स को धीरे धीरे करके डिसआर्मामेंट की तरफ लेके जाएगा। अब हमने कुछ देर पहले, याद होगा कि बात की थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी की। तो ये जो ट्रीटी है ना, ये न्यूक्लियर वेपन्स के नॉन प्रोलिफरेशन की बात करता है, मतलब कि इसको अब आगे एक्सपैंड नहीं होने देना है। एनपीटी जो है 1968 का है। आपको पता है कि इसका सिंपल सा देखो क्या कहना है कि जो भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं एनडब्ल्यूएस, वो अपने एनडब्ल्यूएस की कैटेगरी तभी केवल कर सकते हैं जब 1967 के पहले उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया हो। इसीलिए उनको और इनके अलावा बाकी सभी स्टेट्स को हम लोग नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोलेंगे। लेकिन अब ये इस चीज़ में आपको भी पता है कि इंडिया ने अपना पूरा टेस्ट कब स्टार्ट किया था, 1974 में, ये हमने देखा। तो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये लोग क्या करते हैं ना, ये हमेशा दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन है, हमें हमें आप भले ही हमें नॉन न्यूक्लियर का दर्जा दे के चलो, या फिर हम लोग नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपके हिसाब से होंगे, बट हमारे पास तो पूरी कैपेसिटी है, हम देख लेंगे आगे चल के। तो इस वे में इंडिया आगे बढ़ रहा है। मतलब एनपीटी के अंतर्गत जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ना, उसमें इंडिया नहीं आता है, लेकिन इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये जो ट्रीटी है ना, इसके 3 बेसिक पिलर्स हैं कि हमें नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ आगे बढ़ना है, डिसआर्मामेंट करते रहना है जो भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर पावर प्लांट वगैरह में न्यूक्लियर एनर्जीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में अगर हम लोग इमर्जिंग चैलेंजेस की बात करें तो देखो कुछ कुछ चीज़ें जो सामने आती रहती हैं। वो अभी रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में हमने देखा कि रशिया ने बोल दिया सीधे सीधे कि भाई हम इस पूरे लड़ाई के अंतर्गत ना एक पोटेंशियल है जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि भाई आपके पास न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड पर बनी रहे और ऐसे डिवास्टेशंस ना हो। तो फिर इसको थोड़ा सा डिसआर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ कोरिया का बहुत सारा न्यूक्लियर टेस्ट अभी हाल फिलहाल में हम लोग पिछले साल में देख रहे थे कि लगातार नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट पर टेस्ट किए जा रहा है अपने आईसीबीएम में, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी दिखा रहा है। ये डायरेक्ट यूएस को चैलेंज कर रहा था। फिर जो चाइना का स्ट्रैटेजिक डिफरेंस है जापान और साउथ कोरिया के साथ, ये यूएस को डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन के साथ बताता है कि भाई न्यूक्लियर अम्ब्रेला हमारे पास भी है ना। तो इसलिए ये डिबेट कभी कभी इंटेंसिफाई हो जाती है वर्ल्ड के लिए उतना कुछ, मतलब हमेशा ना एक अनस्टेबिलिटी की तरफ हम लोग चलते हैं, तो वो इंस्टेबिलिटी आनी नहीं चाहिए। चाइना का असर्टिवनेस जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर स्टेटस को जो एस्पायर कर रहा है उसको लेने के लिए, हेजिमनी बनाने के लिए वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी ऐसे कभी कभी एक्शंस लेने की बात करते रहता है। फिर जो हमारे साइबर अटैक्स होते हैं, ह्यूमन एरर अटैक्स होते हैं, उससे क्या है कि जो हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई ब्यूरोक्रेसी के पास ये पावर नहीं है कि वो ये एक्शंस ले सके। ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ में भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, लेकिन क्या हो कि हम साइबर अटैक और इन सब के थ्रू कुछ एरर क्रिएट करके ऐसा सिग्नल जनरेट कर दें कि इमीडिएटली हमें न्यूक्लियर वेपन किसी दूसरे एनिमी नेशन की तरफ प्रोसीड कर लेना है। तो ऐसे अटैक्स से भी ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि कहीं फेक गाइडलाइंस किसी के अंदर में ना आ जाए जल्दी से। फिर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस है ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स को भी कभी कभी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए एनपीटी के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो सप्लाई ले लेते हैं। वन ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल इस पाकिस्तान, जिसको कि चाइना की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और उसके पास भी इस टाइम पर न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इन सभी चीज़ों से वे फॉरवर्ड हम क्या देख सकते हैं? तो सबसे पहला जो भी हमने प्रॉब्लम्स देखा है उसका सिंपल सॉल्यूशंस बात करें तो हमें न्यूक्लियर आर्सेनल्स को धीरे धीरे कम करना चाहिए, मतलब कि हमें डिसआर्मामेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो एनपीटी का भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। दूसरे नंबर पर यह है कि जब भी हमें कुछ भी ऐसा न्यूज़ मिले ना, तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत न्यूक्लियर वेपन हमने स्टार्ट कर दिया या फिर अटैक कर दिया। मतलब एक प्रॉपर एक टाइमलाइन होना चाहिए जिसके तहत हम लोग ये प्रॉपर डिसाइड करें कि इसका आफ्टर इफेक्ट कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है, उसके अगेंस्ट हम लोग फिर ऐसे डिसीजंस लें।
फिर हम लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं लाइक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसको जब भी बनाए तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दें कि भाई मतलब इसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी हमें कितने टोन तक सेट करना है। हम लोग धीरे धीरे ऐसे जो भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनको डिसमेंटल कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, और सभी कंट्री एक साथ मिलके इसको ग्रेजुअल मैनर में नॉन न्यूक्लियर वर्ल्ड की तरफ आगे प्रोसीड हो। फिर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स हमें डिफाइन करना चाहिए। जो भी हाईली अनस्टेबल रीजन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, तो ऐसे रीजन को हम लोग हमेशा न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर करके आगे बढ़ें ताकि वहाँ पर ऐसे केसेस ना कभी भी आएँ। न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे कि अभी US एंड रशिया के बीच में एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हुआ था। हालांकि ये अभी सस्पेंडेड है, इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है। इसके जगह पर हम लोग कुछ और यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत में, जैसे कि अभी 2021 में UN ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स ये आया था, सबसे रिसेंट यही डेवलपमेंट है। तो ऐसे कुछ और ट्रीटीज़ भी हम आगे करके चलें, जिससे कि जो बड़े नेशंस हमेशा चाइना, US, रशिया, ये लोग हमेशा बात करते रहते हैं इनको यूज़ करने का, वो थोड़ा सा लोअर डाउन हो सके। न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग को हम लोग कम कर सकते हैं। कहीं पर भी इकट्ठा अगर कुछ भी हो तो उसका एक रेगुलर चेक मैकेनिज्म हमें डेवलप करके रखना चाहिए, जिससे कि कभी भी ऐसा वॉर सिचुएशन हो तो किसी भी एनिमी नेशन की सिविलाइजेशन पर, ह्यूमैनिटी पर उतना बड़ा आंच ना आए। और वही तरीका है कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल को हम और बेहतर तरीके से NPT के अंदर, या फिर जो हमने यूनाइटेड नेशन का भी एक देखा था प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसके अंतर्गत हम लोग रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस वाले मैकेनिज्म को भी इंश्योर करें। तो ये था पूरा आर्टिकल, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर वेपन की तरफ। अब कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनमें से पहला है वोएजर मिशन। देखो नासा ने अभी वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट को 1 अगस्त जो कि कम्युनिकेशन लूज कर दिया था, अब उसको वापस ले लिया है। इसमें और कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस आपको वोएजर मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि हम लोगों ने 1977 में ही स्पेस में भेज दिया था। इसका मेन एजेंडा क्या है भेजने का? नासा के द्वारा ये भेजा गया स्पेसक्राफ्ट जो भी हमारे आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सैटर्न, नेपट्यून, इन सब के थोड़े से एटमॉस्फेयर के बारे में या फिर इनका सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में, उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ाई करो। लेकिन ये जो वोएजर 1 और वोएजर 2 मिशंस हैं, जिनको कि 5 सितंबर और 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था, आप ईयर्स निकाल सकते हो कितना डिफरेंस आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 46 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को, लगभग। तो 46 ईयर्स में आज के टाइम पर ये तो जो वोएजर है ना, ये वोएजर क्रॉस कर चुका है, मतलब हीलियोपॉस को भी क्रॉस कर चुका था 2012 में ही, और हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर कर चुका है। मतलब कि ह्यूमन के द्वारा भेजा गया ऐसा पहला मिशन है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है। वहाँ से ये ना खूब अच्छे अच्छे इमेजेस हमें शेयर करता है, यूरेनस और नेपट्यून के मून पर क्या चल रहा है। इसी ने बताया था कि जुपिटर के पास जो मून है वहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, या फिर जो भी हम लोगों ने देखा कि कुछ जुपिटर के नए मून्स जैसे कि थेबे, मेतिस या फिर एड्रास्टिया, ये सारे नए नए कुछ मून थे जिसने डिस्कवर किया। सैटर्न का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कितना इंट्रिकेट बना हुआ है, उसके बारे में इसने फोटोज़ वगैरह शेयर किए थे। तो ऐसे बहुत मतलब यूज़फुल मिशन है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन आप बोल सकते हो वोएजर मिशन को। जब भी कभी भी स्पेस के लिए कुछ सक्सेसफुल वाला एग्जाम्पल आपको कोट करना हो ना, तो डेफिनेटली वोएजर मिशन को आप जरूर से कोट करना। अच्छा, कुछ देर पहले हमने इंटरस्टेलर स्पेस की बात की थी, तो ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है? देखो बहुत ईजी है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और स्टेलर का मतलब होता है स्टार्स। तो दो स्टार्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग और साइंटिफिकली डिफाइन करें तो ये वो स्पेस है जहाँ पर जो भी हमारा स्टार क्या है? सन जहाँ पर अपने कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स स्टॉप कर दे कि भाई उसके सराउंडिंग तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब हम समझ लेते हैं कि भाई हमारा सोलर सिस्टम यहीं तक था, अब इसके बियॉन्ड जो है वो दूसरा स्टार का भी कुछ अपना सोलर सिस्टम होगा, तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो है इंटरस्टेलर स्पेस। और जहाँ पर ये सन का कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल स्टॉप होता है ना, उसी को हम लोग हीलियोपॉस भी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए। नासा के बारे में आपको पता ही है कि US गवर्नमेंट एजेंसी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और इसको जुलाई 1958 में बनाया गया था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है।
अगला आर्टिकल हमारा नैनो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ऐसे कुछ 20 सिलेक्टेड लोकेशंस पर इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया या फिर लिक्विड यूरिया जिसको हम लोग बोलते हैं उसके स्टडी के लिए कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स का स्टडी कंडक्ट किया था। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई नैनो साइज्ड फर्टिलाइज़र वगैरह ये क्या हैं। देखो ये नैनो नैनो जब भी वर्ड कभी भी हम सुनते हैं या फिर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग सब एटॉमिक लेवल पर या फिर हम लोग बहुत ही छोटे मतलब नैनो लेवल पर हम लोग किसी भी साइज़ या फिर एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं ना। आयरन मैन वाला वो देखा था नैनो सूट जब उसका बनता है तो मतलब वैसे टाइप के कि मतलब हम लोग इतने छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं कि उसका किसी न किसी सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसकी स्टडी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो जब भी हम लोग यूरिया वगैरह की बात करें या फिर फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं उसमें नैनो फर्टिलाइज़र का रोल ये है कि जो हमारे नॉर्मल सिंथेटिक फर्टिलाइज़र हैं इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर सकें, क्योंकि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से हम सबको पता है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है ना, फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो उस सभी चीज़ों को बचाने के लिए एक प्रयास है नैनो फर्टिलाइज़र का। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? देखो नैनो फर्टिलाइज़र हमारे मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों से बनता है। हम लोग क्या करते हैं इसको बहुत देर तक ग्राउंड कर देते हैं, अंदर दबा के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रखते हैं। कुछ और भी बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं जिनसे कि हम लोग इफ़ेक्टिवली फिर नैनो स्केल के अंतर्गत हम लोग कुछ फर्टिलाइज़र्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। देखो नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ थोड़ा और स्पेसिफिकली कर सकते हैं हम लोग कि जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के तौर पर ड्रॉट आ गया कभी या फिर फ्लड आ गया, इनसे बचाने के लिए फ्लड रेसिस्टेंट फर्टिलाइज़र, ड्रॉट रेसिस्टेंट फर्टिलाइजर्स तो यूजुअली आते हैं। लेकिन ये जो नैनो फर्टिलाइज़र है ना ये एक्चुअल में क्या करता है, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को रिलीज़ करता है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट फर्टिलाइज़र के फॉर्म में उस स्पेशीज़ को सेव करने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग अभी क्या करते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ना ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो हम लोग यूरिया या नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स पर एनुअल सब्सिडी वगैरह देते हैं ना उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इफ्को की, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। नाम से पता चल रहा है कि क्या है, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ना 1967 में तो उस टाइम पर तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 57 कोऑपरेटिव्स थे, वही लोग मिलके इफ्को को बना रहे थे। लेकिन आज की डेट में मोर देन 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव्स इफ्को के अंदर में हैं, जो कि इफ्को को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है। और इसका बेसिक टास्क क्या होता है, ये बेसिकली फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशन प्रोवाइड या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि फार्मर्स को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है ना इफ्को उनको हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये वाला सिचुएशन चलता है नैनो फर्टिलाइज़र और इफ्को के साथ। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात कर लिया कि नियर एटॉमिक स्केल पर हम लोग किसी भी नए स्ट्रक्चर, मटेरियल या डिवाइस को यूज़ करते हैं मैटर को मैनिपुलेट करके, तो उसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर में कंसिडर कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल पॉलीपिल्स से रिलेटेड है। पॉलीपिल्स क्या होते हैं? देखो अभी हाल फिलहाल में WHO ने एक मेजर पॉलिसी चेंज किया था जिसमें उन्होंने बोला कि जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हैं जिनको हम लोग CVDs बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो है ना उनके लिए हम लोग 3 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मतलब 3 FDCs का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपिल्स, उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमारे एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं उनका प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत इजीली हो सकता है। अब ये कठिन से वर्ड का मतलब क्या है, देखो सिंपल भाषा में अगर समझोगे तो सिंपल सा है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक CVDs होते हैं ना ये आपके आर्ट्रियल वॉल्स पर प्लेक डेवलप कर लेते हैं और इसके कारण हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली एग्जिस्ट करती है। ये इवेंट क्या इतना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि WHO के 2019 का एक रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो जितने भी ग्लोबल डेथ्स होते हैं उसमें से 32% जो कॉज बताया गया है वो CVDs का बताया गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का ही बताया गया है। 32% कितना हो गया पता है? अप्रॉक्सीमेटली 17.9 मिलियन डेथ। जो पूरा डेथ हो रहा है ना इसमें से 17.9 मिलियन डेथ का कॉज क्या है? CVD, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो इसीलिए उसको हम प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल पर ही प्रिवेंट कर सकें, उसके लिए ये पॉलीपिल्स 2023
ये ऐसा एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है। और इसी के तहत मतलब ये एक तरीके का लो कॉस्ट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है, जिससे कि हम लोग मतलब इनिशियल लेवल पर ही इसका हेल्प लेके हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को कम कर सकते हैं। आप लोग को अगर कार्डियोवास्कुलर डिसीज समझने में अगर दिक्कत हो रही है ना, तो इसको कुछ क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। पहले नंबर पर देखो आता है कोरोनरी हार्ट डिसीज़। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ का जैसे नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली हम लोग ये एक ऐसा डिजीज़ हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें ब्लड वेसल्स या फिर जो हार्ट मसल्स होते हैं उनमें जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वहाँ पर कुछ डिसीज़ हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से एक सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ होता है। ये जो सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ है, नाम से पता चल रहा है कि ये सेम तरीके से कि जो ब्लड वेजल्स हैं उसको हम लोग किसी न किसी फॉर्म में ब्रेन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ब्लड या हार्ट मसल्स या हार्ट नहीं सॉरी ये ब्रेन मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड, तो या एक्यूमुलेट हो गया कहीं पर, उसकी वजह से ये सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग लेग्स एंड आर्म्स तक की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़। इसी के साथ साथ कुछ रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होती हैं जो कि हमारे हार्ट मसल्स और वॉल्व्स को इफेक्ट करती हैं, डैमेज कर देती हैं। कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस भी होती हैं जिसमें हम लोग बर्थ डिफेक्ट्स देखते हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ही हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होते हैं। ये सब कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के अंदर ही आता है, और जो डेथ है उन सब में ये सारे डेथ्स इन्वॉल्व हैं। तो पॉलीपिल क्या है ना, कोई नया ड्रग नहीं है, बस एक तरीके का एक ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म है। मतलब कि हम ड्रग्स या फिर जो हम दवाएं लेते हैं ना, वो लेते कैसे हैं, बस उसका एक इम्प्रूवमेंट है, मैकेनिज्म इम्प्रूवमेंट करने का दिया गया है। हम लोगों ने पॉलीपिल्स का यूज़ अभी तक ईएमएल में किया था। ईएमएल क्या होता है? ये होता है एक्स्ट्रा मेडुलरी ल्यूकेमिया। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने वाला है कि हमारा जो बोन मैरो होता है ना, उस बोन मैरो में कुछ सॉलिड ट्यूमर जैसा बन जाता है ल्यूकेमिक सेल्स के फॉर्म में। तो जब ल्यूकेमिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे बोन मैरो को वीक करते चलते हैं। तो इसके वजह से हम लोगों ने वहाँ पर भी एक 4 ड्रग कॉम्बिनेशन बना दिया था। यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, हालांकि इसका कुछ ऐसा यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक और वर्ड है एफडीसी का यूज़ हुआ ना, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सा है कि हम लोग इसमें एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर लेते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग अभी तक 2-4 दवाइयाँ अलग अलग खा रहे थे, उन सबको कंबाइन करके एक कैप्सूल के अंदर में डाल दिया गया और उसका सिंगल डोज ही लेना है। वही सिंगल डोज हमारा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसीज में काउंट किया जाता है। इसके बाद कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो हम बात कर रहे थे, ये हमारे ड्रग्स के एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जैक्टली उन डिसीज़ को क्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सिंथेटिक हो सकता है जो लैब वगैरह में बनाते हैं, और कुछ नेचुरली अकरिंग भी होता है जो कि नेचुरली हमें मिल जाता है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स किसी भी दवाइयों को बनाने के लिए सबसे मतलब बेसिक कंपोनेंट है एक तरीके से, है ना। तो ये था हमारा टोटल डिस्कशन पॉलीपिल्स के ऊपर। अगला आर्टिकल हमारा एफएसएसएआई के ऊपर है। हाल फिलहाल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को एफएसएसएआई ने डायरेक्ट किया है कि जो भी आपका फ्रेश फूड है ना, या फिर फ्रेश प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो कि मार्केट में बिक रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए। तो एफएसएसएआई जो है ना, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत बनाया गया था, जिससे कि खाने वाने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करेगा। इसको मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इस एफएसएसएआई के अंडर में काम करेंगे। इसका बेसिक फंक्शंस क्या है कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस करो, कुछ गाइडलाइंस दो सबको, जिसके तहत लोगों को पता चले कि भाई उनको इस पर्टिकुलर फूड के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है, या फिर कुछ मैकेनिज्म ड्रॉ करो, कुछ सर्टिफिकेशन वाला चीज़ इस्तेमाल करो। जैसे वो ग्रीन कलर का हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पर ऐसे डॉट आता है, एक रेड कलर का डॉट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम करो, जिससे कि सर्टिफिकेशन दो या फिर कुछ मतलब गाइडलाइंस बनाओ, मैकेनिज्म्स बनाओ उन सभी चीज़ों के लिए, जिससे कि हम लोग फूड को सेफली कंज्यूम कर सकें। एफएसएसएआई की गवर्नेंस की बात करें ना, तो इसमें एक चेयरपर्सन के साथ साथ 22 मेंबर्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 1/3 विमेन प्रेजेंस भी होता है। एफएसएसएआई के चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इनको जैसे मान लीजिए बहुत सारे कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ भी डिसीजंस लेने पड़ते होंगे ना। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम पेस्टिसाइड्स को रिमूव करना चाहते हैं फूड सरफेस से, तो पेस्टिसाइड्स किस फॉर्म में हैं उनके लिए इनको एक साइंटिफिक कमिटी असिस्ट करती है, ये स्टैंडर्ड सेट करती है। ये एक प्रकार की सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है
जो कि FSSAI को हर बात पर सपोर्ट करती है कि भाई जहाँ पर भी साइंटिफिक डिसीजंस लेने की बात आती है तो ये साइंटिफिक कमिटी आगे आ जाती है। हमारा अगला आर्टिकल पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोजेक्ट से है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्चुअल में ये US का प्रोजेक्ट है, बट एक बार बस जल्दी से देख लेते हैं। वहाँ पर ना एक NIST है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसने बोला है कि हम लोग PQC मतलब कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एक प्रकार का इनक्रिप्शन है, या फिर जैसे हम लोग एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, डाउनलोड करके रखते हैं ना, समझ लीजिए कि आगे फ्यूचर में हम सबको पता है कि हम लोग को क्वांटम सेफ एल्गोरिदम पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटम सेफ एल्गोरिदम है, क्वांटम सेफ एल्गोरिदम क्या है कि कोई भी क्वांटम कंप्यूटर्स हों या फिर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स हों, अगर उसमें क्वांटम एल्गोरिदम्स की मदद से हम उसको हैक कर सकते हैं या फिर उसके कुछ डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट हम लोग पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कर लेते हैं, जिसके तहत हम लोग कुछ ऐसे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को बात उस सिस्टम में इंक्लूड कर लेंगे, क्वांटम कंप्यूटर हो या फिर जो भी हो। तो हमारा फ्यूचर का क्वांटम कंप्यूटर अटैक है या फिर नॉर्मल सिस्टम अटैक है जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ किया गया है, उन सभी चीज़ों से हम बच पाएंगे। बस इतना ही है। क्वांटम सेफ एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रकार का वही है कि जो अटैक सामने से आते हैं उनको रेसिस्ट करने के लिए ये एल्गोरिदम बना के सिस्टम में इंक्लूड कर दिया जाता है। इन सब में बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो या जो भी चीज़ें हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स पर डिपेंडेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जहाँ पर हम लोग अगर कोई भी मैसेजेस वगैरह अगर भेजते हैं ना, तो वो अनहैकेबल होता है। मतलब कि अगर आप उसको हैक करने की कोशिश करोगे तो जो भी डेटा आप उसके साथ शेयर कर रहे हो वो ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो कुछ और डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस डेटा को आप हैक करना चाहते थे वो डेटा कभी आपके पास हैकेबल फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग अनहैकेबल बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि ये पूरा सेशन अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कैसा लगा, और क्या क्या न्यूज़ हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी PPTs वगैरह जो हैं वो आपको PW Only As ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।